मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूँ। हिंदी के लिए आज वर्णमाला का पूरा विवरण लेकर आए हैं। वर्णमाला को भी पढ़ेंगे, स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, स्वरों में क्या चीज है, व्यंजनों में क्या चीज है, कौन सी चीज, कौन सा अक्षर कहाँ से बोला जाता है, सारी बात की जानकारी लेंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा देख लेते हैं वर्ण क्या है। देखो, वर्ण की अगर बात करी जाए तो वर्ण जो है वो अनेकार्थी शब्द है। अनेकार्थी का मतलब उसके कई अर्थ है। वर्ण का मतलब रंग भी होता है, किसका रंग कैसा है, किसका रंग गोरा है, किसका काला है, ये वर्ण है। वर्ग भी है, वर्ग मतलब किस जाति से संबंधित है, तो ये वर्ग भी कहा जाता है किसे, वर्ण को। और अक्षर भी कहा जाता है। और हमें यहाँ पर हिंदी पढ़ रहे हैं तो ना हमें तो किसी के रंग से मतलब है और ना किसी के वर्ग से मतलब, जाति से मतलब है, मतलब किससे है भैया, अक्षर से। ठीक है जी। तो वर्ण की अगर बात करी जाए, वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई जो है वो क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। वर्ण से बनते हैं शब्द, वर्णों के मेल से बनते हैं शब्द। ठीक है। तो शब्द की बात करें तो वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। वर्ण का सार्थक समूह, सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ हो, जैसे कमल की अगर बात करें तो कमल मतलब फूल। कमल की बात करें तो फूल है, लेकिन अगर मैं इसे लिख दूं मकल तो ये कुछ नहीं है, ये शब्द नहीं बनेगा, शब्द बनेगा कौन सा, ये बनेगा। इसके बाद शब्द के बाद आते हैं वाक्य। और वाक्य की बात करें तो शब्दों का सार्थक क्रम क्या कहलाता है, समूह क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। जिस तरह से वर्णों का सार्थक क्रम शब्द बनता है, उसी तरह से शब्दों का सार्थक क्रम क्या बनता है भाई, वाक्य बनता है। जैसे कमल एक पुष्प है तो ये क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल एक वाक्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमें पता लग रहा कमल क्या है, एक फूल है। भाषा की बात करें तो ध्वनि प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों विचारों को लिखकर या बोलकर व्यक्त कर सके, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं भैया भाषा। क्या कहते हैं उसे, भाषा। ठीक है। और अगर लिपि की बात करें, किसी भी भाषा का व्याकरणबद्ध सांकेतिक रूप क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। किसी भी भाषा का व्याकरणबद्ध सांकेतिक रूप क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। लेकिन अगर कुल अक्षरों की बात करें तो वे हैं 52, जिनमें से कुछ स्वर हैं और कुछ व्यंजन हैं। तो पहले हम स्वर को पढ़ेंगे, उसके बाद व्यंजन को पढ़ेंगे। पहले स्वर और उसके बाद व्यंजन को पढ़ेंगे। स्वर की बात करें, स्वर क्या है, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वतंत्र मतलब जिन्हें बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती, वे क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। तो जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वे क्या कहलाते हैं, स्वर। अब स्वरों की संख्या देखी जाए तो स्वरों की संख्या है हमारी क्या है, ए आ ई उ रे ए आई और ओ औ। यहाँ पे क्या है, ये है आपके समान स्वर और ये है संयुक्त। संयुक्त क्यों है, ये दो वर्णों से मिलकर बनते हैं। कैसे, अगर ए का या आ का मेल ई से या बड़ी ई से हो जाए तो बनेगा भैया ए। लेकिन ए का या आ का मेल ए से हो जाए तो बनेगा आई। इसी तरह से ए का या आ का मेल ऊ से हो जाए, कोई से भी छोटे से या बड़े से, तो बनेगा ओ। और ए का या आ का मेल ओ से हो जाए तो बनेगा औ। इसका मतलब ये संयुक्त का मतलब जुड़े हुए हैं, एक से ज्यादा अक्षरों से जुड़े हुए भाई, तो इसलिए क्या कहा गया, संयुक्त स्वर कहा गया। अब यहाँ पर देखते हैं प्रकार है, इनके कितने प्रकार है भैया, स्वर के प्रकार है 3। पहला है ह्रस्व स्वर, 4 है। ह्रस्व स्वर की बात करी जाएगी 4 है, ए ई उ और री। ठीक है जी। और दीर्घ स्वर की बात करेंगे तो वो है सा आ ई सॉरी ई उ ए आई ओ औ। ये आपका क्या है, दीर्घ स्वर है। अब इसमें और इसमें अंतर क्या है, इन्हें बोलने में ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिन्हें बोलने में एक मात्रा का समय लगता है। ह्रस्व स्वर कौन से है,
जिन्हें बोलने में एक मात्रा का समय लगता है वो होते हैं हमारे यहाँ स्वर। और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं जिन्हें बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है, वो हो जाएंगे दीर्घ। अब 7 और 4 11 11 ही हमने बताए स्वर। तो ये तीसरे प्रकार के आ ये हिंदी में ना होकर होता है भाई संस्कृत में पलुत स्वर होता है। पलुत क्या है होता है? पलुत होता है खिंचाव, किसी भी स्वर का खिंचाव क्या कहलाता है? पलुत स्वर कहलाता है। और इसको रिप्रेजेंट ये एस टाइप से देखा होगा आपने, जैसे नमो, किसी भी चीज को खींचने के लिए जो बोला जाएगा नमो, नमोस्तुते, ठीक है, और ओम, ठीक है जी, ओम हो जाएगा, सॉरी, ओम और नमोस्तुते, ओम खींचता है, मतलब किसी भी स्वर का जो खिंचाव है वो क्या कहलाता है? आपका पलुत स्वर कहलाता है। ये है अंग। अंग जो बनता है ए और न के योग से बनता है और इसे कहलाते हैं, इसे क्या कहते हैं? अनुस्वर कहते हैं। यह ए और है के योग से बनता है, इसे ए कहते हैं। और इसका जो नाम है वो विसर्ग है। एक अनुस्वर है और दूसरा विसर्ग है। और दोनों का संयुक्त रूप आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी ने इनका एक नाम दिया है, वो नाम है अयोगवाह। बच्चे नोट कर लेंगे, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी ने इनका नाम क्या दिया है? इनका नाम दिया है अयोगवाह दोनों, ठीक है। इसके बाद आता है चंद्रबिंदु। ये कहलाता है चंद्रबिंदु और ये बोला जाता है अनुनासिक बोला जाता है। अच्छा, किस स्वर की कोई मात्रा नहीं होती? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो किस स्वर की कोई मात्रा नहीं होती भैया? ए की कोई मात्रा नहीं होती। सभी स्वरों की अपनी अपनी कोई मात्रा है, लेकिन ए की कोई मात्रा नहीं है। अब उसके बाद आती है बात व्यंजन की। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण किसी की सहायता से, किसी वर्ण की सहायता से होता है। कोई भी व्यंजन जो है वो बिना स्वर की सहायता के नहीं बोलता। क्या बोलोगे तो ए अपना बोलेगा, ख बोलोगे ए अपना बोलेगा, ग बोलोगे ए अपना बोलेगा। इसका मतलब यहाँ पर ए की सहायता से मोस्टली बोलते हैं आपके व्यंजन। तो व्यंजन जो है स्वतंत्र नहीं बोलते। इनकी संख्या कितनी है? 33 है। अब 33 को किस तरह से बांटेंगे? 25 स्पर्शी है, 4 अंतस्थ है और 4 ऊष्म व्यंजन है। तो सबसे पहले जो पढ़ेंगे हम स्पर्शी, फिर अंतस्थ और फिर ऊष्म व्यंजनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले लेंगे हम स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन क्या है? जो व्यंजन किसी मुंह के किसी भी भाग को स्पर्श करके निकलते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्पर्शी व्यंजन। तो यहाँ पर क्या है? कचट तक याद रखेंगे, क च ट त प, कचट तक याद रखेंगे। और ये क वर्ग है, ये च वर्ग है, ये ट वर्ग है, ये त वर्ग है, ये प वर्ग। हर वर्ग में 5 अक्षर है और 5 वर्ग है, तो टोटल हमारे 25 अक्षर हैं। क वर्ग किससे बोलता है? च वर्ग किससे बोलता है? ट वर्ग किससे बोलता है? त वर्ग किस स्थान से बोलता है? प वर्ग किस स्थान से बोलता है? इसके लिए याद रखिए आप केटीएम ता। के फुल तालु, मूर्धा, दंत और औष्ठ, ठीक है। केटीएम ता याद रखेंगे। के से कंठ, तो क वर्ग जो बोलेगा कंठ से बोलेगा, च वर्ग तालु से बोलेगा, ट वर्ग मूर्धा से बोलेगा, त वर्ग दंत से बोलेगा और प वर्ग ओष्ठ से बोलेगा। अब याद कैसे रखेंगे? कौन सी चीज कंठ है, कौन सी चीज तालु है, मूर्धा है, कौन सी दंत क्या है, ओष्ठ क्या है? देखिए सभी को इन 3 चीजों में कोई दिक्कत नहीं है, इन 2 में दिक्कत आएगी। फिर मैं बता देता हूँ, कोई भी अक्षर कहाँ से निकलता है? हमारे अंदर से निकलता है। अंदर से निकला, अंदर से निकलने के बाद वो हमारे होठों तक आता है। तो ऐसे समझो कि किसी कमरे में आपने कोई आग जलाई है, आग जलाने के बाद उसका अगर धुआं बाहर निकलेगा तो पहले सीधा ऊपर चलेगा, उसके बाद छत पर जाएगा, छत के बाद जो है वो मुड़ेगा गेट की तरफ और फिर गेट में होता हुआ बाहर निकलेगा। बिल्कुल सेम उस तरह देखें, अंदर से कोई चीज निकली पहले आएगी कंठ पे। तो सबसे पहला जो वर्ग है वो क्या है? कंठ से बोलता है। अब जैसे यहाँ से हवा जो जाएगी आपके ऊपर बिल्कुल, इसका मतलब जो तालु है वो आपके जो मुंह की छत है उसका पिछला हिस्सा, आपके मुंह की छत का पिछला हिस्सा क्या कहलाता है? तालु। तालु के बाद हवा अंदर से बाहर की तरफ निकलेगी तो वो आ जाएगा मूर्धा पे आकर टकराएगी। तो इसका मतलब मूर्धा कौन सा स्थान हो गया? आपके ऊपर के दांतों का जो ऊपरी भाग है, दांतों के जो ऊपर का टाइट भाग है, मसूड़ों वाला जो भाग है, जो बिल्कुल छत
ऊपरी छत का अगला भाग क्या कहलाएगा? मूर्धा। अब मूर्धा से बाद में आते हैं आगे दंत, तो दंत पर आ जाएगी बात और दांतों से मिलेगा आपका तय वर्ण, और फिर उसके बाद बाहर आ जाता है सब, और होठ तो आपको पता ही है ओष्ठ कहाँ पे है? बाहर है, तो पै वर्ण। अगर पै बोलना तो होठ मिलाने पड़ेंगे, और तय बोलना है तो आपकी जीभ तय बिल्कुल दांतों पर आकर लगेगी। तय बोलना है तो बिल्कुल जीभ की जो टक्कर लगेगी वो मूर्धा पर, और अगर च्या बोलोगे तालू पर, और क्या बोलोगे तो कंठ से आवाज आती है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ क्लियर हो गई होगी बात। अब यहाँ पर साथ साथ जो है हमारा क्या है? अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष और अघोष की बात कर लेते हैं। देखिए, एक अल्प है और दूसरा महा है। अल्प महा, अल्प महा, अल्प महा। अल्प का मतलब जिसमें कम प्राणवायु लगती है वो होते हैं अल्प प्राण, और जिनमें प्राणवायु ज्यादा लगती है वो होते हैं महाप्राण। ये अल्प महा, अल्प महा, अल्प महा लगातार बड़ा साइंटिफिक तरीके से बनाई गई वर्णमाला है, क्योंकि अगर लगातार हम सारे महाप्राण रख दें तो हम नहीं बोल सकते, एक सांस में नहीं बोल सकते। लेकिन अल्प प्राण वो हमें थोड़ा सा गैप देने के लिए, पहले अल्प मतलब थोड़ा गैप दिया, फिर थोड़ा सा एक जो जिसमें ज्यादा प्राणवायु लगती है वो अक्सर, फिर अल्प, फिर महा, फिर अल्प, इस तरह से अल्प से शुरू, अल्प पे खत्म, और अल्प और महाप्राण की दिक्कत हो जाएगी आपकी समाप्त। फिर होती है अघोष और सघोष। अघोष, अघोष, सघोष, और ये भी सघोष है, और लास्ट में लगे आपका सघोष। ठीक है, पहले दो अघोष, बाद के तीन सघोष। कैसे याद रखेंगे? ए वर्णमाला में पहला आता है और स वर्णमाला में बाद में आता है। कितने हैं ये? हैं दो, और ये कितने हैं भैया? ये हैं तीन। दो पहले आता है, तीन बाद में आता है। इसका मतलब अघोष ए पहले आया और दो पहले आया, तो अघोष दो है और स बाद में आया, और तीन बाद में आया, तो सघोष तीन है। तो ये बात भी आपकी मैं समझता हूँ क्लियर हो गई है। तो पांचों के पांच वर्ण जो है आपके बिल्कुल क्लियर होंगे। ठीक है जी, कै 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 कै, अंगे, चे छे, जै झे, इया, कै ठे, डै ढे, अणे, तै थे, दे, धै ने, पै फै, पै भै, मैं। जो 25 अक्षर हैं, इनके 25 अक्षरों में कौन सा सघोष है, कौन सा अघोष है, आप बिल्कुल बता सकते हैं। कौन सा प्राण है, कौन सा महाप्राण है, आप ये भी बता सकते हैं इस तरह से, और कौन सा किससे बोलता है ये भी बता सकते हैं। साथ साथ इन 5 अक्षरों को कहा जाता है भैया पंचमाक्षर। अनुनासिक भी कह देते हैं और नासिक के भी कहते हैं। तो इन 5 अक्षरों का और ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की बात करें तो 4 है, ये, रे, ले, 11 लग याद रखो, ये, रे, ले, 11 लग याद रखोगे तो आसान काम हो जाएगा। सारे के सारे अल्प प्राण है, सारे के सारे सघोष है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया। ये को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। स्वरों पे जितना समय लगता है तो अर्ध स्वर भी कहा जाता है। रे को लुंठित व्यंजन कहा जाता है, तो ले को पार्श्विक व्यंजन, इसका एक जो नाम है ले का, वो पार्श्विक व्यंजन भी। अब अगर ऊष्म का मतलब है गर्म, जिसमें हमारे अंदर की प्राणवायु गर्म बाहर निकलती है, वो कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन। तीनों शय और है जो है, ये 4 अक्षर जो हमारे क्या है, ऊष्म है, ऊष्म। और इनमें क्या है, ये सारे सारे क्या है भाई, महाप्राण है। प्राणवायु में जद लगानी पड़ती है। और सघोष, अघोष की बात करें तो ये पहले 3 जो है वो अघोष है, और बाद का 1 जो है वो आपका है, जो है सघोष। घोष मतलब कंपन होना, हमारी आवाज में कंपन होना ही क्या है, घोष है। फिर आते हैं संयुक्त व्यंजन, 4 है, 6 कै और शय से मिलकर बनता है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है आपका कि कौन सा किससे मिलकर बनता है। त्रय जो है तय और रै से मिलकर बनता है, गे जय और इया से मिलकर बनता है, और शय और रै से मिलकर बनता है। तो इनका एक बिल्कुल ध्यान रखें, इंपोर्टेंट बात है यहाँ पर। ठीक है, पूरी वर्णमाला इंपोर्टेंट है। अगर आपको संधि समझनी है तो वर्णमाला आपकी समझ में आ जानी चाहिए। द्विगुण, जैसे नाम जी मतलब ना 2 गुण वाला है ये। ठीक है जी, ये 2 अक्षर देखे हैं हमने, डैव है। ठीक है जी, लेकिन इनके नीचे बिंदी जो लगी है, ये जो बिंदी आती है
जो नुक्ता लग गया है इसमें, इसके कारण इनका हो जाता है द्विगुण। ये पहले बता दे रहे हैं, ये अल्प प्राण है और ये महाप्राण। अब बात करेंगे, देखो क्या है द्विगुण कैसे है। अगर ये अक्षर आ रहे हैं शुरू में तो ये बिंदी नहीं लगेगी भैया, ये वाली बिंदी नहीं लगेगी, लेकिन अगर बीच में आ रहे हैं तो बिंदी लगेगी। जैसे डगर तो बिंदी तो नहीं लग रही, लेकिन सड़क है तो यहाँ पर बिंदी आ जाएगी, ठीक है जी। जैसे मतलब डगर में बिंदी नहीं आई क्योंकि वो शुरू में था, लेकिन सड़क में बीच में अक्सर आया तो यहाँ पर ये नुक्ता लग जाएगा इसका, ठीक है। इसके बाद ढक्कन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर बिंदी कोई बिंदी नहीं, लेकिन पढ़ाई में बिंदी आ जाएगी, ये बिंदी आ जाएगी। तो इस तरह से ये करते हैं दो गुण का काम, दो तरह से चलती है इनकी बात। तो आप इनको बहुत विशेष तरह से ध्यान रखें। सारे पूरी वर्णमाला को बताया है, सारे स्वरों को बताया है, सारे व्यंजनों को बताया है। अभी आप इनको पूरा कंठस्थ करें, उसके बाद आगे हम आपको चैप्टर वाइज एक एक वीडियो देते चले जाएंगे, आप उन्हें करते रहें। और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल न भूलें। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।